हे गाइस, वेलकम टू ऑल। दिस इज़ मोहम्मद इमरान खान और आज हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो है टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। अब यहीं से बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्योरली स्टार्ट होता है। यहीं से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आज से, जो कि अब जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तब तक ये आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस है। तो बिफोर गोइंग टू द टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हम डिस्कस ये करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेसेस कितने हैं। इससे पहले एक छोटा सा बेसिक चीज़ हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि आज के बाद ये न्यूट्रल एक्सिस आपका साथ नहीं छोड़ने वाली, हर वक्त ये दिखेगी आपको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि एक हमारे समझते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है। तो हमने कंसीडर किया यहाँ पर एक बॉडी है, और ये बॉडी क्या है, बॉडी का ये क्या है, ये बॉडी का है क्रॉस सेक्शनल प्लेन। क्रॉस सेक्शन ऐसे कितने क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दिखेंगे। अगर इनको शेडेड पोर्शन में दिखाना चाहें तो दीज आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, जो शेडेड पोर्शन में दिखाएं, दीज आर द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सारे के सारे क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिखाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कुछ ऐसी दिखेगी। सो दिस इज कॉल्ड योर, ये क्या आपकी, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जिसको हम लोग जेड जेड का नाम देते थे, याद होगा आपको। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक प्लेन है, देखिए इससे पहले कि मान लो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन हो गया। अगर मैं पूछूं ये कौन सा प्लेन है, तो आप बोलेंगे सर ये बॉडी का कौन सा प्लेन है आपका, टॉप प्लेन। और मैं पूछूं ये कौन सा प्लेन है, तो आप बोलेंगे सर ये बॉटम प्लेन है, बॉटम प्लेन, बॉटम सरफेस। ये टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस। बेटा टॉप और बॉटम के बीच एक न्यूट्रल सरफेस होगी या न्यूट्रल प्लेन, जो कि इस तरह का दिखेगा। तो ये ग्रीन वाला क्या है, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल प्लेन। ग्रीन इज कॉल्ड द न्यूट्रल प्लेन। तो हमने यहाँ पर कितने प्लेन दिखा रखे हैं बेटा, दो। कौन सा, एक प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान से देखिए बेटा, एक प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दूसरा हमने दिखा रखा है न्यूट्रल प्लेन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल प्लेन। तो अगर मैं बोलूँ कि प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल प्लेन आपस में कहाँ पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो देखो बेटा ये जो कलर ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपको ब्लू और रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये वो लाइन्स है जहाँ पर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल प्लेन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। न्यूट्रल प्लेन और प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पे ये लाइट ब्लिंक कर रही है, लाइन्स। तो अगर इसी लाइन से एक हम लोग लाइन पास करें, तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो ये सारी पास से लाइन करेंगे तो यही क्या आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि ये लाइन कहाँ से पास हो रही थी, ये वो लाइन है जहाँ पर न्यूट्रल प्लेन और प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन आपस में क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस की डिफिनेशन क्या है, इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द plane of cross section and the neutral plane. It is the line of intersection between the neutral plane and plane of cross section. ठीक है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल प्लेन आपस में जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं, वहां से पास होने वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस। इज दैट क्लियर। हाँ, कुछ बच्चों को न्यूट्रल एक्सिस सुनते साथ ही सुनाई दिमाग में आया होगा, सर एक ऐसा जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो, वो कहलाती है न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन मैंने अभी तो लोड की बात ही नहीं करी ना बेटा, ये बेंडिंग स्ट्रेस तो तब आएगा जब बॉडी के ऊपर लोड लग रहा हो। ये बॉडी अभी कैसी है, फ्री फ्रॉम द लोड है। तो जब अगर बॉडी के ऊपर कोई लोड नहीं लग रहा तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस नहीं दिख रही होगी। तो अगर उस कंडीशन में हम लोग बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस की डिफिनेशन क्या, इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द न्यूट्रल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है ये चीज़, तो मुझे ये समझ में आ गया कि न्यूट्रल एक्सिस ऐसे दिखेंगी। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस होगी। अब अगर मैं बोलूँ इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, तो आपने बोला सर क्रॉस सेक्शन इसका रेक्टेंगल है। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूँ तो बेटा क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके नाम दे दें तो बेटा ये ए बी सी डी जो है वो यहाँ पर अलग से देखेंगे तो ये व्यू कौन सा आपका, दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस सेक्शनल व्यू। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल व्यू। और ये तब दिख रहा है जब आप इसको किधर से देख रहे हैं, इस तरफ से खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ से आप इधर ऐसे देख रहे हैं इसको। तो जब आप इसको ऐसे देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा। और ये जेड एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जो जेड एक्सिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है वो आप जब इधर से खड़े होकर देखेंगे इस तरफ से तो कैसा दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा कि नहीं इधर से। तो जेड एक्सिस यहाँ पर कैसे दिखेगी आपको, एज अ पॉइंट।
जेड एक्सिस एज अ पॉइंट दिखेगा, और बाकी दो एक्सिस आपको कैसे दिखेंगे, इस तरह की, एक्स एक्सिस ऐसे दिखेगा और वाई एक्सिस ऐसे दिखेगा। ये सब पहले हम लोग कर चुके हैं सेकेंड लेक्चर में ही। और जेड आपको एज अ पॉइंट दिखेगा जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहाँ तक चीज? ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यही एक्सेस एक्स वाई एक्सेस यहाँ पर दिखाना चाहूँ इस जगह पर, तो कैसे दिखेंगे वो, ये देखिए इस तरह से, वाई और एक्स। तो क्या यहाँ पर एक साफ चीज दिख रही है कि आपकी एक्स एक्सेस ही न्यूट्रल एक्सेस है? यहाँ पर एक्स एक्सेस ही क्या है आपकी, न्यूट्रल एक्सेस बन रही है यहाँ पर। क्लियर है चीज? तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी एक्स एक्सेस ही क्या बन रही है आपकी, न्यूट्रल एक्सेस। ठीक है। अभी हम लोग बेटा लोड वगैरह कहीं नहीं बात कर रहे हैं, अभी सिंपल बात कर रहे हैं, जब कहीं लोड वगैरह नहीं लगा रहे तब हम लोग कैसे देख रहे हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है चीज? ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सेस यहाँ पर एक्स एक्सेस बन गई आपकी। ठीक है। वाई भी बन सकती है। तो कहने का मतलब सीधा है, सिंपल से सुनिए बेटा ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी एक्सिस होती थी, जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होती थी। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कभी भी न्यूट्रल एक्सिस नहीं बन सकती। बची हुई दो एक्सिस आपके लिए लॉन्गिट्यूडनल, बची हुई दो एक्सिस जो होती हैं जिनको हम बोलते थे इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो आपकी न्यूट्रल एक्सिस बन सकती है। तो या तो एक्स या तो वाई एक्सिस है आपकी न्यूट्रल एक्सिस बन रही है। ठीक है। अब इसको अगर हम फ्रंट से देखें तो फ्रंट से ये इस तरह दिखेगा, फ्रंट से इस तरह दिखेगा बेटा, ये देखो ये आपका ए और ये डी सामने से देखेंगे तो। और अगर मैं बोलूँ ये 1 और ये 2, तो ये 1 और 2 यहाँ दिखेंगे इस तरह से। ये फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट से फ्रंट वाला व्यू दिखेगा। इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे दिखेगी, वाई एक्सिस ऐसे दिखेगी, और एक्स एक्सिस एज अ डॉट दिखेगी क्योंकि सामने से देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक्स आपको एज अ डॉट दिखेगा, बिल्कुल आपके सामने आ रही होगी एक्स एक्सिस। जेड एज आपको ऐसे दिखेगी, वाई ऐसे दिखेगी। एक बात बताइए, क्या एक्स एक्सिस ही आपकी न्यूट्रल एक्सिस है? हाँ। इसका मतलब सामने से फ्रंट व्यू से देखने पर आपको न्यूट्रल एक्सिस कैसे दिखेंगे, एज अ पॉइंट। ये सारे पॉइंट बने बेटा, ये न्यूट्रल एक्सिस कैसे दिखेगी, एज अ पॉइंट। तो बेटा ये सामने से देखने पर, ये देखो अंदर से बाहर की तरफ लाइन आ रही, फिर से देखिए इसको, जो पॉइंट से अंदर से बाहर की तरफ न्यूट्रल एक्सिस आएगी। तो फ्रंट व्यू, ये कौन सा व्यू आपका, फ्रंट। और ये कौन सा व्यू था आपका, क्रॉस सेक्शनल व्यू, साइड व्यू। साइड व्यू से न्यूट्रल एक्सिस एज अ लाइन दिखती है, लेकिन जब फ्रंट व्यू से देखते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस एज अ क्या दिखेगा, पॉइंट। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या, इट इज अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द न्यूट्रल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। और न्यूट्रल एक्सिस वही एक्सिस बन सकती हैं जो इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे। और इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कौन सी हैं, वो जो पैरेलल होती हैं क्रॉस सेक्शन के, जो कि एक्स और वाई है। ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर वाई कैसे हो सकती है? तो वाई इस तरह से हो सकती है कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर करिए मैंने, और उसका क्रॉस सेक्शन ऐसे ही है जैसे पहले हमने दिखा रखा था, ये है। ठीक है। ये तो बेटा उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, है ना, और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। और ये बॉडी आपको 3D में कुछ ऐसी दिखने वाली। ठीक है। हम्म। अच्छा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस की डिफिनेशन क्या थी? इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द न्यूट्रल प्लेन। ठीक है। तो बेटा क्या न्यूट्रल प्लेन ऐसे ही दिख सकता है? नहीं। मैं बोलूँ अगर यहाँ पर एक और चीज़ बात करूँ तो आपको मैं बोलूँ बेटा ये कौन सा प्लेन है सामने वाला, तो आप बोलेंगे सर ये फ्रंट प्लेन है, फ्रंट। और पीछे वाला कौन सा प्लेन है, तो आप बोलेंगे सर पीछे वाला प्लेन, जो पीछे वाला प्लेन है, पीछे वाला प्लेन कौन सा होगा बेटा, बैक का। तो बैक और फ्रंट के बीच का न्यूट्रल प्लेन कैसा दिखेगा, वो यहाँ कहीं दिखेगा इस तरह का, ये देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। किसके किसके बीच, बैक और फ्रंट के बीच। तो बैक और फ्रंट के बीच जो प्लेन दिखेगा वो ऐसा दिखेगा आपको। आई होप यू क्लियर है? जबकि ऊपर जो हमने देखा था, ऊपर ये टॉप और बॉटम के बीच का न्यूट्रल प्लेन था। अगर मैं फ्रंट और बैक के बीच देखूं तो ये है न्यूट्रल सरफेस। तो अब बेटा यहाँ पर देखियो न्यूट्रल सरफेस वाइट वाला, और ये क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। रुकिए मुझे कलर चेंज करने दो। ये देखिए ये है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये है वाइट वाला। तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल प्लेन कहाँ कट कर रहे हैं, इस लाइन पर, ये लाइन। और ये लाइन कौन सी है, वाइट। और यही आपकी क्या बन जाएगी इस केस में, न्यूट्रल एक्सिस। तो सिंपल सी डेफिनेशन है न्यूट्रल एक्सिस की, इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द न्यूट्रल प्लेन।
और न्यूट्रल एक्सिस कौन सी एक्सिस बन सकती है सर? वही एक्सिस बन सकती है जो इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगी, मतलब कि जो प्लेन के पैरेलल होंगी एक्सिस, वही न्यूट्रल एक्सिस बन सकती है। परपेंडिकुलर एक्सिस कभी नहीं बनेगी न्यूट्रल एक्सिस, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपकी कभी भी न्यूट्रल एक्सिस नहीं हो सकती है। क्या यहाँ तक क्लियर होगी चीज़? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जिस पर आज हमारा टॉपिक था, दैट वाज टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की। तो आपको याद होगा जब हम लोग लोड का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो लोड के टॉपिक में हम लोग ने क्या बात करी थी कि जिस तरह का जैसा लोड वैसा स्ट्रेस। इसीलिए हम लोग बार बार कर रहे थे बेटा कि लोड अच्छे से समझ लीजिए तो आपको स्ट्रेस भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा लोड वैसा स्ट्रेस और वैसा ही स्ट्रेन। क्लियर है यहाँ तक? तो स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस को पढ़ने से पहले एक बार ब्रीफली समझ लें हम लोग लोड। लोड हम लोग पढ़ चुके हैं, लोड के कितने टाइप्स थे? दो। तो लोड का पहला टाइप था आपका नॉर्मल लोड, और दूसरा कौन सा था आपका? टेंजेंशियल लोड। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल लोड। जैसा लोड वैसा स्ट्रेस होगा, ध्यान से सुनिए। तो लोड कैसे थे? नॉर्मल लोड और टेंजेंशियल लोड। तो स्ट्रेस भी क्या होंगे? स्ट्रेस के दो कंपोनेंट होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको हम शियर भी बोलते हैं ना। नॉर्मल की दो कैटेगरीज थी, कौन सी? एक्सियल लोड और दूसरा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक है, जबकि टीएसएल टेंजेंशियल लोड या शियर लोड के दो कंपोनेंट थे, टीएसएल ट्रांसवर्स शियर लोड और दूसरा था आपका इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। क्लियर है? ये सब हम लोग कर चुके थे। तो बेटा जैसा लोड वैसा स्ट्रेस। अब देखिए बेटा स्ट्रेस के टाइप क्या हो जाएंगे फिर, ये चीज क्लियर है? अब देखिए बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस, लोड की जगह हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस का दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज शियर स्ट्रेस। बेटा स्ट्रेस दो तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल मतलब शियर। नॉर्मल स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? सिग्मा से। और टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस को टाउ से। तो जहां कहीं भी सिग्मा दिखेगा हमारे लिए ऐसे तो सिंबल कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से, और शेयर को टाउ से। तो स्ट्रेस हैज टू कैटेगरी, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाउ द नॉर्मल स्ट्रेस हैज टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज एक्सियल स्ट्रेस एंड सेकंड इज बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस को सिग्मा ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा बी से। A is represented by axial और B is the indication of bending। ठीक है, इसी तरह से टेंजेंशियल स्ट्रेस के दो कंपोनेंट है, पहला डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और दूसरा टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस को टाउ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है चीजें? तो अब ध्यान से समझिए बेटा, स्ट्रेस के दो कंपोनेंट है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको शेयर स्ट्रेस भी बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शेयर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के दो कंपोनेंट, एक्सियल स्ट्रेस और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। शेयर स्ट्रेस के दो कंपोनेंट, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर मैं पूछूं आपसे कि एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, क्या इनके यही नाम है? तो आप बोलेंगे नहीं सर इनके और भी नाम होते हैं। तो और क्या नाम होते हैं इनके? तो एक्सियल स्ट्रेस का दूसरा नाम जो होता है वो होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का तो दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी शेयर स्ट्रेस, और टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस या फिर इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। दीज आर द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ दीज स्ट्रेसेस। क्लियर है? अब बात करते हैं, जैसे नॉर्मल लोड आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव हो सकता था, इसी तरह से नॉर्मल स्ट्रेस भी आपके टेंसाइल या कंप्रेसिव हो सकते हैं। इसका मतलब जो एक्सियल स्ट्रेस है वो भी टेंसाइल और कंप्रेसिव हो सकता है, और जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव हो सकता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सुन ले, यहाँ पर केवल और केवल अभी हम लोग टाइप्स के नेम पढ़ लें, वो होते क्या है वो अभी नहीं पढ़ लें, इसके जस्ट 2 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल में। अभी तो ये केवल इनकी लिस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करें कि
कि अगर मैं पूछूं आपसे कि नॉर्मल स्ट्रेस किसको बोलते हैं, तो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस वो सारे स्ट्रेस जो सरफेस के या प्लेन के, सरफेस बोलो या उसको क्या बोलो बेटा, प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेसेस होते हैं वो होते हैं आपके नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होते हैं, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो स्ट्रेसेस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होंगे, वो सारे के सारे स्ट्रेसेस जो पैरेलल टू द सरफेस होते हैं, पैरेलल टू द सरफेस होते हैं। ठीक है, मान लें कि बेटा ये जो है ये एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, मैंने बेटा यहाँ पर एक स्ट्रेस लगा दिया है इस तरह से, तो आप बोलेंगे सर प्लेन के पैरेलल है, तो इसका मतलब कौन सा स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस। अगर मैं बोलूँ बेटा एक स्ट्रेस ऐसे लगा दिया मैंने, तो आप बोलेंगे सर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस वो सारे स्ट्रेसेस होते हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं, और शेयर स्ट्रेस वो होते हैं जो प्लेन के पैरेलल एक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करूँ कि एक्सियल स्ट्रेस। बेटा स्ट्रेस तो तभी डेवलप होगा जब उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, और डिफॉर्मेशन तभी होगा जब उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, और स्ट्रेन तभी डेवलप होगा जब उसमें आप लोड अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप हो रहे होंगे, लोड की वजह से। तो एक्सियल स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप होंगे, इट इज ड्यू टू एक्सियल फोर्स, इट इज ड्यू टू एक्सियल फोर्स, एक्सियल लोड। बेंडिंग स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप करेंगे, इट इज ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, इट इज ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप करते हैं, इट इज ड्यू टू शेयर फोर्स। और टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप करते हैं, इट इज ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। ध्यान से सुनिए बेटा, ये तो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस थे, ये जो मैंने चीजें लिखी हैं अभी वो इनके कारण है, रीजन। तो एक्सियल फोर्स की वजह से डेवलप होने वाले स्ट्रेस एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, और ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। तो देखिए बेटा एक चीज डायग्राम से, मान लीजिए एक बॉडी है, और ये बॉडी का क्या है बेटा, ये जो चीज़ है, ये जो दिखा रखा है ये क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसका एरिया हमने ए मान लिया। तो अगर इस पर मैं एक्सियल लोड लगाऊं तो कैसा दिखेगा बेटा, इस तरह का दिखेगा। एक्सियल लोड किसको बोलते थे, जो कि सेंट्रॉइड से पास करेगा और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास करेगा, है ना। तो ये कौन सा लोड हुआ, एक्सियल लोड, एक्सियल फोर्स। तो इस लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो कहलाएगा एक्सियल स्ट्रेस। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी मैं एक्सियल स्ट्रेस को दिखा नहीं रहा हूँ, केवल और केवल अभी इनके रीजन देख रहे हैं, इसको डिटेल में बस 2 मिनट के बाद ही करेंगे हम लोग। तो ये एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा एक्सियल स्ट्रेस कहलाएगा। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज जो सिग्मा ए इक्वल्स टू P/A। एक चीज और सुनिए बेटा, जिनके भी आगे डायरेक्ट लगा है, एक डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है और एक डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो जितने भी डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रेसेस कौन से स्ट्रेसेस होते हैं, आपके एवरेज स्ट्रेसेस। तो ध्यान से सुनिए, एक्सियल स्ट्रेस क्या है, P/A, और एक्सियल स्ट्रेस का दूसरा नाम डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये एक्सियल स्ट्रेस जो होता है वो एवरेज वैल्यू होती है, याद रखिएगा हमेशा। क्लियर है चीज। नेक्स्ट बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो भाई बेंडिंग स्ट्रेस किसकी वजह से, बेंडिंग मोमेंट। तो अगर कोई बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है इस तरह से, तो इसके अंदर कौन से स्ट्रेसेस डेवलप करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बी इक्वल्स टू M/Z, जहां पर M क्या है, बेंडिंग मोमेंट, और Z क्या है, सेक्शन मॉडुलस। Z इज कॉल्ड द सेक्शन मॉडुलस। और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, I/Y मैक्स। बेटा ये सब डिटेल में भी देख रहे हम लोग। Z इज सेक्शन मॉडुलस एंड Z इज इक्वल्स टू I/Y मैक्स, जहां पर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और Y मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस फाइबर की। ये सब चीजें अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर शेयर स्ट्रेसेस की, तो अगर ये कोई बॉडी है, इसका टॉप फेज अगर हम देखें, टॉप फेज, तो टॉप फेज का एरिया हमने मान लिया AS, एरिया ऑफ द शेयर। ये बस नाम इंडिकेशन है, ए मान लीजिए आप कुछ भी। अगर इस पर कोई शेयर फोर्स अप्लाई करूं कुछ इस तरह का, शेयर फोर्स किसको बोलते हैं, प्लेन के पैरेलल। तो अगर कोई शेयर फोर्स अप्लाई करूं तो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो कौन से होंगे, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इज इक्वल्स टू F/A। और क्योंकि इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, तो ये बेटा शेयर की कौन सी वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू।
तो एक्सेल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, दोनों को दोनों एवरेज वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए, जहां पर एफ इज द शेयर फोर्स एंड ए इज द एरिया ऑफ द शेयर प्लेन। ये नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस की। तो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस जो होगा इट इज ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। अगर यहाँ पे एक शाफ्ट मान लें हम लोग, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके सिलेबस में बेटा केवल सर्कुलर सेक्शन है इसलिए हम लोग शाफ्ट दिखा रहे हैं। तो इस पर एक टॉर्क लगा दें अगर, ट्विस्टिंग मोमेंट, और आपको पता है ट्विस्टिंग मोमेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसा मोमेंट जो किसके अबाउट लगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये देखिए बेटा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इस तरह का मोमेंट क्या कहलाता है, ट्विस्टिंग मोमेंट। तो अगर किसी पर ट्विस्टिंग मोमेंट आप अप्लाई करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं, टॉर्शन अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेस कौन से डेवलप होंगे, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ टी इज इक्वल्स टू टी बाई जेड पी, जहां पर टी इज ट्विस्टिंग मोमेंट, जेड पी इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, और जेड पी क्या लिखते हैं हम लोग, आई पी अपॉन आर, जेड पी क्या लिखते हैं हम लोग, आई पी अपॉन आर, जहां पर आई पी है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आर है आपका रेडियस, वो भी कौन सी, आउटर रेडियस। कोई भी चीज होगी उसका आउटर रेडियस ही लेंगे, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। क्लियर है, ये तो बड़ा ब्रीफली हमने नाम देखे हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में समझने से पहले बेटा स्ट्रेस, स्ट्रेस से दो टाइप्स हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। नॉर्मल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, टेंजेंशियल और शेयर को टाउ से। नॉर्मल स्ट्रेस के दो कंपोनेंट, एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, जबकि शेयर के दो कंपोनेंट, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सियल स्ट्रेस की। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला है कि एक्सियल स्ट्रेस किसकी वजह से होगा, इट इज ड्यू टू एक्सियल फोर्स। चलिए समझते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी का अपना क्या बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये क्या चीज है, इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो पिंक वाली एक्सिस बनी है क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। तो अगर इस पे मैं कोई एक एक्सियल फोर्स लगा दूं इस तरह का, तो इसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो कौन से होंगे, एक्सियल स्ट्रेस। और क्योंकि हम लोग स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेसेस कहाँ, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, इंटरनल प्रॉपर्टी। अगर इंटरनल प्रॉपर्टी है तो ये बाहर से नहीं दिखेंगे, बॉडी को कट करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने एक सेक्शन ले लिया जहां से मैं बॉडी को कट करके देखना चाहता हूँ, तो इस सेक्शन पर जो एक्सियल स्ट्रेस दिखेगा वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का। एक्सियल फोर्स, एक्सियल लोड लगने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो कौन से होंगे, एक्सियल स्ट्रेस, जो कि अपोजिट टू द अप्लाइड लोड होंगे हमेशा। क्लियर है यहाँ तक चीज। तो बेटा ये जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है ये कौन से स्ट्रेस है, दिस इज कॉल्ड द एक्सियल स्ट्रेस। तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है आपकी, एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू है, जिसका फॉर्मूला था P बाई ए। ये कौन सी वैल्यू बेटा, स्ट्रेस की कौन सी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब अगर एक चीज बोलूँ तो ये कौन सी एक्सिस बेटा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो आप देख रहे होंगे कि एक्सियल स्ट्रेस जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हैं। या फिर मैं इस स्ट्रेस को आगे एक्सटेंड करूं तो आप बोलेंगे सर ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक्सियल स्ट्रेस क्या है बेटा, एक्सियल स्ट्रेस इज डेवलप ड्यू टू एक्सियल फोर्स, और एक्सियल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होंगे या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि बेटा इसको मैं 3D व्यू में देखना चाहता हूँ तो कैसा दिखेगा, देखिए हाँ यहाँ से मैंने कट किया बॉडी को, तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगा रखा है। यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो अपोजिट जहाँ सेक्शन कट करके देख रहे हैं ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर स्ट्रेसेस दिखेंगे। तो अगर मैं बोलूँ बेटा मैंने जैसे ही फोर्स लगाया तो स्ट्रेसेस आपके डेवलप होंगे, तो बेटा देखो जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे वैसे ही आपके स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर इसको देखिए बेटा, ये देखिए अगर मैं बोलूँ इस पर मैंने जैसे ही एक फोर्स लगाया, एक्सियल फोर्स लगाऊंगा, वैसे ही इस सरफेस पर जो मैंने कट करके देखा यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, एक्सियल स्ट्रेसेस, अगर एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है। और एक्सियल लोड किसको बोलते हैं, जो सेंट्रॉइड से पास होगा, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो। तो जैसे ही आपने लोड लगाया वैसे स्ट्रेस डेवलप हो गए इधर।
तो बेटा आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे स्ट्रेस जो दिख रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, ये अजम्पशन है आपका। दूसरी चीज, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल दिख रहे हैं और इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। देखो बेटा ये परपेंडिकुलर है कि नहीं इस प्लेन के, मतलब क्लियर है चीजें। तो दिस इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू ऑफ P बाई ए। यहां तक क्लियर है चीजें। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझिए, हम लोग बोलते हैं कि एक्सियल फोर्स की वजह से एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होगा, ये बात ठीक तो है, लेकिन कंप्लीट स्टेटमेंट सुनिए बेटा। जैसा लोड जिस प्लेन पर, ध्यान से सुनिए बेटा, जैसा लोड जिस प्लेन पर वैसा स्ट्रेस उसी प्लेन पर, कहीं और नहीं। इसका मतलब बेटा अगर मैं बोलूँ ये कौन सा लोड है, तो आप बोलेंगे सर ये लोड कौन सा है, एक्सियल लोड है। कौन सा लोड है, एक्सियल लोड। लेकिन ये एक्सियल लोड किस पर, इस वाले प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर नहीं, किस पर, ये वाले प्लेन ए बी वाले प्लेन पर है ये एक्सियल लोड। तो ये एक्सियल लोड जैसा लोड जिस प्लेन पर वैसा स्ट्रेस उसी प्लेन पर। तो बेटा ए बी जो प्लेन है वो और कैसे दिख सकते हैं, ये सारे ए बी प्लेन है, ये देखो बेटा ये भी वही प्लेन है ए बी। तो जैसा लोड जिस प्लेन पर वैसा स्ट्रेस उस प्लेन पर। यहां तक क्लियर है चीज, ठीक है। चलिए अब इसके बेटा जो थ्योरी पार्ट है ये देखिए, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटा यहाँ पे जो मैंने दिखाया आपको शेडेड पोर्शन, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसका हम एरिया ए मान रहे हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेसेस क्या हैं, इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब बेटा इसकी थ्योरी की बात करते हैं हम लोग, जो इसके की पॉइंट्स हैं वो समझिए। पहला, एक्सियल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या था, दैट इज सिग्मा ए इक्वल्स टू P बाई ए, जो कि एवरेज वैल्यू होगी। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज योर सिग्मा ए विच इज इक्वल्स टू ऑफ P बाई ए, जो कि कौन सी वैल्यू बेटा, एवरेज वैल्यू है, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर P क्या बेटा आपका एक्सियल लोड एंड A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सेकंड, इट इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस का दूसरा नाम है। तीसरा, इट इज ड्यू टू एक्सियल फोर्स, ये भी हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट, इट इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ये देखिए बेटा, ये जो लाइन है, ये जो प्लेन है, ये जो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये कौन सा प्लेन है बेटा, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि नहीं। और इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, या फिर इसकी जो दूसरी डिफिनेशन है पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये क्या है बेटा आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है। देखिए एक्सियल स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन या फिर पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसा होता है आपका, कांस्टेंट होता है अलोंग द डेप्थ, अलोंग द डेप्थ। अब देखिए बेटा इस पॉइंट को समझिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर पूछता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सियल स्ट्रेस का कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन कैसे, अलोंग द डेप्थ। ये बताइए बेटा यहाँ से यहाँ तक, इधर देखिए ये क्या है, ये मेंबर की डेप्थ है कि नहीं, डी। डेप्थ में एक्सियल स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों, अगर मैं बोलो टॉप पर वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर सिग्मा ए इक्वल्स टू P बाई ए। अगर मैं बोलूँ बॉटम पर, तो आप बोलोगे सर जितनी टॉप पर उतनी बॉटम पर। ये देखिए हर जगह कांस्टेंट है, तो सिग्मा ए। बीच में, तो बीच में भी सर सिग्मा ए है P बाई ए, ऊपर भी उतनी है। तो हर जगह आप देख रहे होंगे, हर एक पॉइंट पर, गहराई में, डेप्थ में, हर जगह क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है। इसलिए एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है अलोंग द डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेस। फिर से रिपीट करो बेटा, जिनके आगे डायरेक्ट वर्ड है, या ये मान लो बेटा जो भी P बाई ए दिखे, F बाई ए दिखे, ये जितने फॉर्मूलाज दिखेंगे सारे के सारे कौन सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वैल्यू को। इज दैट क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। अब आपने देखा होगा एक्सियल स्ट्रेस से पहले कि एक्सियल स्ट्रेस जो है नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट है, और ये जो एक्सियल स्ट्रेस है वो टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस है। तो बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस किसको बोलते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस, पहले तो टेंसाइल स्ट्रेस जहां कहीं भी होंगे वहां स्ट्रेस कैसा होगा, पॉजिटिव। सिग्मा इज ग्रेटर देन ऑलवेज जीरो, मतलब कि स्ट्रेस कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव। किसके केस में, टेंसाइल के केस में। इसका मतलब जहां कहीं भी सिग्मा के आगे प्लस लिखा है, तो प्लस का मतलब क्या है बेटा, टेंसाइल। प्लस का मतलब टेंसाइल,
और जहाँ कहीं भी माइनस लिखा होगा वो कंप्रेसिव का इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस है तो सिग्मा कैसे होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस किसको बोलते हैं। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स। पुल पुल मतलब खींचना, पुल मतलब खींचना, टेंशन, खींचना, ठीक है। Subjected to two equal and opposite pulls as a result of which there is increase in length। कहने का मतलब है क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी में दो फोर्सेस जो कि इक्वल और अपोजिट हैं, और कैसे एक्शन में हो, पुलिंग एक्शन में, खींचने वाले में हो, दो इक्वल और अपोजिट खींचते हुए अगर फोर्सेस लग रहे हैं और जिसकी वजह से उसकी लंबाई बढ़ जाए, तो इस तरह की टेंडेंसी में जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर बॉडी के ऊपर दो इक्वल और अपोजिट पुलिंग एक्शन के फोर्स लग रहे हैं, मतलब खींचते हुए, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, तो उसमें पैदा होने वाले या उसमें डेवलप होने वाले स्ट्रेसेस को बोलेंगे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, पुलिंग एक्शन, खींचना, और इंक्रीज इन लेंथ। तो जहाँ कहीं भी किसी भी वजह से लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो उसमें जो भी स्ट्रेस डेवलप होंगे वो कौन से होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, हाँ ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर ये कोई बॉडी है, इस पर अगर मैं बेटा कौन से फोर्सेस लगाने, पुलिंग एक्शन के फोर्स। पुलिंग एक्शन का मतलब खींचते हुए, दोनों के दोनों का नेचर कैसा हो रहा, बॉडी को खींच रहे होंगे। तो मान लो बेटा पुलिंग एक्शन के फोर्स कैसे होंगे, इस तरह के। तो अगर ये बॉडी है, अगर मैं इस पर कोई पुलिंग एक्शन के फोर्स लगाऊं तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगे। उसको समझिए कैसे। ये बेटा पूरी बॉडी है, इस पर मैंने पुलिंग एक्शन के दो फोर्स लगाए हैं, तो बॉडी क्या करके इलोंगेट। ये दोनों के दोनों जो फोर्स हैं बेटा, ये इक्वल और अपोजिट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और दोनों का नेचर कैसा, पुलिंग एक्शन का, खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये लेंथ बढ़ गई है। फाइनल लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ से बढ़ गई है। और ओरिजिनल कितनी थी बेटा ये, और फाइनल लेंथ कितनी है ये, एल फाइनल, तो एल इंक्रीज हो गया। अगर इस तरह की कोई भी टेंडेंसी तो वो टेंसाइल स्ट्रेसेस कहलाएंगे। फर्दर एग्जांपल कौन से हो सकते हैं बेटा, ये अगर कोई बॉडी, ये देखो बेटा इस तरह का एक फोर्स अप्लाई किया, ये कैसा है, टेंसाइल नेचर का, खींच रहा है, सीधा सा है बेटा, इसकी लेंथ इंक्रीज करेगा कि नहीं ये फोर्स, इस फोर्स की वजह से लेंथ इंक्रीज होगी, हाँ होगी। तो इसके अंदर स्ट्रेसेस कौन से डेवलप करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब इसके अंदर स्ट्रेस कौन से होंगे बेटा, पॉजिटिव स्ट्रेस। क्लियर है। अगर स्ट्रेस देखना है तो बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, एक सेक्शन ले लो, और उस सेक्शन को आपको पता है कि जो स्ट्रेसेस होते हैं वो अपोजिट टू द लोड होते हैं, तो स्ट्रेसेस इसमें कैसे दिखेंगे, इस तरह के। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कौन सी आपकी, प्लस का सिग्मा। प्लस क्यों, क्योंकि नेचर कैसा है, टेंसाइल। और टेंसाइल क्यों, क्योंकि सर लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जांपल। अगर कोई बॉडी ऐसी है तो भी देखिए बेटा, ये लोड क्या करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो भी इसमें कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इसके अंदर कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे बेटा, टेंसाइल स्ट्रेसेस, जो कि हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव। अगर इसमें स्ट्रेस देखना चाहते हैं तो बेटा इसमें भी अपोजिट टू द लोड होंगे, इस तरह से। तो कहने का सिंपल मतलब बेटा, अगर खींच रहा है, सिंपल बॉडी की लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव मतलब कि स्ट्रेसेस कैसे होंगे बेटा आपके, निगेटिव। निगेटिव का मतलब कंप्रेसिव। तो जहां कहीं भी माइनस लिखा है तो कंप्रेसिव होगा। इसकी डिफिनेशन क्या है कि अगर द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर इज अ डिक्रीज इन लेंथ, देर इज अ डिक्रीज इन लेंथ। तो बेटा यहाँ पर पुल था, खींचते हुए फोर्सेस, यहाँ पर पुशिंग एक्शन में, पुशिंग मतलब दबाना बॉडी को। अगर किसी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस इस तरह के लग रहे हो दबते हुए, जिससे बॉडी की लेंथ डिक्रीज करे, तो उसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो होंगे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो किसी भी फोर्स की वजह से लेंथ डिक्रीज हो रही है अगर, तो उसमें आपके कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इस पर अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो देखिए बेटा इसकी लेंथ कम हो गई और हाइट बढ़ गई, तो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो कौन से होंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस माइनस, क्योंकि लोड भी कैसा है बेटा, कंप्रेसिव लोड है कि नहीं। क्लियर है। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगर कोई बॉडी ऐसा है तो यहाँ पर अगर लोड ऐसा है तो इस लोड की वजह से बेटा आप बोलोगे सर इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिक्रीज हो जाएगी तो इसके अंदर कौन से स्ट्रेस डेवलप करेंगे? हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर मैं देखना चाहूँ तो आप बोलो सर सेक्शन लीजिए, और आपको जो स्ट्रेसेस होते हो हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस इसमें कुछ इस तरह से दिखेंगे, और ये स्ट्रेस कैसा होगा? माइनस सिग्मा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी बेटा ये लोड क्या कर रहा है? इसके लेंथ को डिक्रीज करेगा, तो इसमें भी स्ट्रेस कौन से डेवलप करेंगे बेटा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया बेटा एक्सियल स्ट्रेस, और एक्सियल स्ट्रेस टेंसाइल और कंप्रेसिव की ये टेंडेंसी होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। अच्छा, बेंडिंग स्ट्रेस भी किस कैटेगरी का था बेटा? बेंडिंग स्ट्रेस इज अ नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग स्ट्रेस की सिंपल सी डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं अगर? इट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग स्ट्रेस क्या है बेटा? बेंडिंग मोमेंट की वजह से डेवलप होने वाला स्ट्रेस है। चलो बात करते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है जहां पर जेड जेड क्या है? उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और आपको पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट एक अप्लाई करें अगर हम लोग। अच्छा, इसका बेटा पहले क्रॉस सेक्शन देख लें। एक बॉडी है, ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, और इसकी एक्सिस दिखेंगी, ठीक है। और आप जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से खड़े होकर देखेंगे तो जेड एक्सिस आपको एज अ पॉइंट दिखेगा, एक्स और वाई एक्सिस इस तरह की दिखेंगी। आज हमने बात करी है कि बेटा हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस है एक तरह से। अब हम बात करेंगे, बहरहाल अभी ये छोड़ दीजिए न्यूट्रल एक्सिस की बात। ये क्रॉस सेक्शन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर कोई बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया जाए, ये बेटा मोमेंट कौन सा है जो आपने अप्लाई किया है? इफ द मोमेंट इज अप्लाइड ओवर अ बॉडी, ऑन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ध्यान से सुनिए फिर से बेटा, जैसे इस बॉडी पे मैंने कोई बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया तो ये बॉडी क्या करेगी? ये जैसे ही आपने एक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया तो ये बॉडी क्या करेगी? तुरंत एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, और वो रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? एम आर। तो एम आर क्या है? इट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एम आर क्या है? एम आर इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बहुत पहले हमने बात करी थी बेटा, जब कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट अप्लाई करेंगे तो बॉडी अंदर अपने से क्या करेगी? एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो जैसा एप्लीकेशन वैसा उसका रेजिस्टेंस। तो जैसा आपने एक मोमेंट अप्लाई किया, ये देखिए, जैसा आपने एक मोमेंट अप्लाई किया वैसे ही एक आपका रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप कर जाएगा। अच्छा, ये कौन दे रहा है आपको? ये एम आर कौन दे रहा है? बॉडी। बॉडी कहाँ से? बॉडी के अंदर से डेवलप कर रहा है ये। जो एम आर डेवलप करेगा वो कौन करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बॉडी का, तो बॉडी के अंदर से डेवलप करेगा ये। तो बेटा एक चीज़ समझिए, अब ये जो एम आर डेवलप हुआ होगा कैसे डेवलप हुआ होगा, अब इसको भी समझिए। देखिए बेटा, जब भी हम कभी भी मोमेंट देखते हैं तो मोमेंट कैसा होता है बेटा? अगर मैं इसकी बात करूं जो अप्लाइड मोमेंट था एम, तो ये कैसे लगा होगा कि यहाँ पर मैंने कोई फोर्स लगाया होगा पी, और एक फोर्स मैंने यहाँ कहीं लगा दिया होगा पी। ध्यान से समझिए इसको। तो ये कैसे दिख रहे होंगे बेटा? ये देखिए, ये एक प्लेन था और इस पर यहाँ ऊपर लग रहा है पी और नीचे लग रहा है इधर पी। तो ये दोनों मिलकर कितनी दूरी पे बेटा? जिसकी जितनी इसकी डेप्थ है डी, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक मोमेंट। और ये मोमेंट कैसा होगा? कुछ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वैल्यू होगी पी इंटू डी। तो बेटा ये दोनों दिखाना या फिर मोमेंट इस तरह का दिखाना, इसका मतलब क्या बेटा? ऐसे दो फोर्सेस लगे होंगे जिसकी वजह से ये मोमेंट ऐसा आया होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये क्या है येलो वाला? तो येलो वाला आपने बोला सर इट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि बॉडी ने डेवलप किया है किसकी वजह से? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट। तो बेटा इस तरह का, ध्यान से सुनिए बेटा, इस तरह का ये जो एम आर है वो किसने दिया? बॉडी ने। तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और इस तरह का रेजिस्टेंस कैसा है बेटा? ये रेजिस्टेंस कैसा है? क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए आपको पता है कि बेटा कि टॉप पर इस तरफ का एक फोर्स होना चाहिए और बॉटम पर इस तरफ होना चाहिए, तो ही एक ये मोमेंट बनाएंगे कैसा? क्लॉकवाइज। तो बेटा आप ध्यान से सुनिए कि टॉप पर इस तरफ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और बॉटम पर कुछ इस तरह रेजिस्टेंस होगा। तो अब समझिए बेटा आगे की इसमें क्या है, ये देखिए अब सिंपल से एक लाइन में समझिए
कि अप्लाइड मोमेंट था जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसने दिया है? बॉडी ने। तो वो बॉडी ने कैसे दिया होगा बेटा? कुछ इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सेक्शन लिया है, तो अब इस सेक्शन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बेटा ये सेक्शन के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लोड लगाया था वो कैसे लगाया था आपने? इस तरह का अप्लाइड लोड। और नीचे कैसे लगाया था? इस तरह का पी। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि जो आपका ये ब्लू वाला मोमेंट है जो आपने अप्लाई किया है, रुको मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपको क्लियर रहेगा। देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। देखिए बेटा, अब समझिए इसको कि इस तरह का मोमेंट डेवलप करने के लिए आपने एक फोर्स ऐसा लगाया होगा और एक फोर्स नीचे ऐसा लगाया होगा पी। तो इसकी वजह से ब्लू वाला मोमेंट जनरेट हुआ होगा। तो आप ध्यान देंगे कि बेटा जो पी ऊपर वाला फोर्स है वो ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहता है। ध्यान से समझिए इसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये जो अप्लाइड लोड है वो इसको ऊपर वाली लेयर को इधर ले जाना चाहता है, जबकि नीचे वाला जो फोर्स है वो नीचे वाली लेयर को इस तरफ ले जाना चाहता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये तो बाहरी फोर्स की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, तो बेटा बॉडी क्या करेगी? अपने अंदर होने वाले चेंजेस का विरोध करेगी। इसका मतलब ये इसको लेफ्ट ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा मोमेंट रेजिस्टेंस, जो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगा? राइट की तरफ, टॉप पर। और बॉटम की लेयर किधर जाना चाहती है? राइट की तरफ। तो बॉटम पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो लेफ्ट की तरफ डेवलप होगा रेजिस्टेंस। तभी बेटा आप देखेंगे इस तरह का एक मोमेंट जनरेट होगा, दैट इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर है? तो बेटा आप देखिए इसको फाइनल, जैसे मोमेंट अप्लाई किया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप होगा ड्यू टू इंटरनल प्रॉपर्टी। और वो स्ट्रेस डेवलपमेंट कैसे होंगे? टॉप पर राइट की तरफ और बॉटम पर लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है। बेंडिंग स्ट्रेस कुछ इस तरह के दिखते हैं आपको, बेंडिंग स्ट्रेस कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए बेटा, बेंडिंग स्ट्रेस जो दिख रहा है आपको ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल ही आते हैं। अगर मैं बोलूँ बेटा ये क्या थे आपका, आप बोलोगे सर न्यूट्रल एक्सिस। ये अभी अब मैंने आज बात करी इसी लेक्चर में, ये भी क्या होंगे? न्यूट्रल एक्सिस। ये भी क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। ये भी क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। ये भी न्यूट्रल एक्सिस। तो बेटा ये देखो न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी? 0। और यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है सबसे ज़्यादा, तो सिग्मा बी मैक्सिमम। और यहाँ पर भी क्या है? सबसे ज़्यादा है। ये भी क्या है? सिग्मा बी मैक्सिमम। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस इस तरह से डेवलप करेंगे, ठीक है। और इसको भी समझ लो बेटा, ये एक तरह से ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? ये देखो बेटा एक ट्रायंगल है पूरा, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इस तरफ। और नीचे वाला ट्रायंगल देखें तो उसका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरफ। तो बेटा देखो, ऊपर वाले का इधर है रिजल्टेंट, नीचे वाले का इधर है रिजल्टेंट। तो ये कैसा एक मोमेंट जनरेट करेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट। और वही होता है एम आर। क्या यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? ठीक है। तो मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेसेस, जो कि इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि इसको अगर हम लोग कट करें, 3D में देखना चाहते हैं, बट ये क्या है? कट करने के बाद ये सेक्शन दिख रहा है, ये कट करने के बाद ये सेक्शन दिख रहा है आपको, ये क्रॉस सेक्शन। और ये वो है क्रॉस सेक्शन जो ऑलरेडी हमने दिखा रखा है। तो कट करने के बाद ये सेक्शन दिखेगा इस तरह से। अब अगर मैं बोलूँ कि बेटा जैसे ही आप एक मोमेंट अप्लाई करेंगे, तो मोमेंट अप्लाई करने के लिए आपने एक फोर्स यहाँ लगाया था P, और एक फोर्स आपने नीचे लगाया था इस तरह से P। तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपने लगाया था M, जिसकी वजह से इधर आपका रेजिस्टेंस डेवलप होगा। और वो दिखेगा कैसे? वो इस तरह से, देखिए ये 3D में जो स्ट्रेसेस दिखेंगे मोमेंट की वजह से, बेंडिंग स्ट्रेस ऐसे टॉप पर राइट की तरफ दिख रहे हैं और बॉटम पर लेफ्ट की तरफ दिख रहे हैं। तो क्लियर है चीज़ें? तो आप देख रहे होंगे बेटा अच्छे से कि टॉप पर इस लेयर को वो दबाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी दबाने की टेंडेंसी होगी तो कंप्रेसिव होंगे, और जब भी खींचने की टेंडेंसी, देखिए बॉटम पर खींच रहा है सरफेस को, तो वो टेंडेंसी कैसी होगी? टेंसाइल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो एक 3D व्यू है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप देखेंगे टॉप लेयर से न्यूट्रल एक्सिस पर आने पर डिक्रीज कर रहा है वो, इसी तरह से बॉटम लेयर से न्यूट्रल एक्सिस पर जाने पर डिक्रीज कर रहा है। और न्यूट्रल एक्सिस पर, न्यूट्रल एक्सिस देखिए बेटा ये है न्यूट्रल एक्सिस, ये है ना बेटा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ से एक्सिस देखेंगे तो ये है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस में बेंडिंग स्ट्रेस 0 है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जा रहा है। और टॉप पर क्या है? मैक्सिमम।
एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स की इसकी, लेकिन की पॉइंट से पहले एक समझिए बात इसको अच्छे से बेटा। ये वही बॉडी जो ऊपर हमने दिखा रखी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस पर दो फोर्सेस ऐसे लगाऊं तो बेटा ये देखिए ब्लू वाला, तो ब्लू वाला मोमेंट इस तरह से लगेगा इस बॉडी पर जैसे हमने ऊपर दिखाया। ब्लू वाला मोमेंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको। इसकी वजह से स्ट्रेस कैसे डेवलप होंगे, ऐसे। इस स्ट्रेस की बेटा ऊपर वाले ट्राइंगल की वजह से इसका रिजल्टेंट ये होगा एफ, और नीचे वाले ट्राइंगल की वजह से रिजल्टेंट होगा ये एफ। तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप होंगे वो ऐसे डेवलप होंगे। बट ये रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बॉडी को इस तरह से रेजिस्ट करेंगे जो कि एम आर होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखिए तो बेटा ये इस तरह था, है ना। अब ये मोमेंट आया और ये मोमेंट आया तो बॉडी को उसने इस तरह से बेंड कर दिया। जो स्ट्रेट थी पहले, इन दोनों मोमेंट्स की वजह से इक्वल और अपोजिट मोमेंट लगे तो यहाँ पर बेंडिंग हो गई। और बेंडिंग किस तरह की हो गई, इस तरह की बेंडिंग। और इस तरह की बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं सैगिंग। अगर मुस्कुराती हुई बीम दिखेगा, मेंबर मुस्कुरा रहा है ना, ये मेंबर स्माइल कर रहा है अगर मेंबर, तो वो सैगिंग कहलाएगा। क्लियर है चीज। अगर मोमेंट अपोजिट होता तो बीम या मेंबर कुछ इस तरह से बेंड होता, इस तरह की बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं हॉगिंग। तो फिलहाल ये सब बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंट लगेगा तो बेटा ये बैंड इस तरह से कर जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं, जो इसके की पॉइंट्स है बेटा वो समझिए। बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय सिग्मा बी इक्वल्स टू एम बाई जेड। ये फॉर्मूला है जहां पर एम इज द बेंडिंग मोमेंट एंड जेड इज द सेक्शन मॉडुलस, वेयर जेड इज इक्वल्स टू सेक्शन मॉडुलस, जहां जेड इज इक्वल्स टू होता है आई बाई वाई मैक्स। जहां पर आई क्या है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड वाई मैक्स, वाई क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, बेटा न्यूट्रल एक्सिस सामने से पॉइंट दिखेगा ना, ठीक है। तो बेटा ये देखो न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस फाइबर की यही है वाई मैक्स। तो इस केस में अगर बोलो तो बेटा ये डेप्थ है पूरी डी, तो वाई मैक्स क्या बनेगा इस केस में, तो आप बोलोगे सर डी बाई टू इज द वाई मैक्स। तो वाई मैक्स क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर की डिस्टेंस। ये सब बेंडिंग में हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बट ये तो हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रेस देख रहे हैं, फिर ये प्रॉपर एक चैप्टर होंगे, जैसे बेंडिंग एक चैप्टर है, फिर शेयर स्ट्रेस एक चैप्टर है, फिर टॉर्शन एक चैप्टर है। तो ये तो बस हम लोग एक जान रहे चीज़ों को कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं आपके पास, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। थर्ड, ये किस वजह से डेवलप होता है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। नेक्स्ट, इट इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ये देखिए परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, तो क्रॉस सेक्शन है परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन के, या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। बेटा बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर समझते हैं, स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। जबकि एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था बेटा, कांस्टेंट, ऊपर भी नीचे भी हर जगह एक समान थे तो कांस्टेंट था वो। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, लीनियर होता है अलोंग द डेप्थ। जब आप डेप्थ में जाएंगे तो लीनियर होगा। कैसे, वो देखिए बेटा, ये देखो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड, देखिए ये बेटा इंक्लाइंड लाइन जो लीनियर है। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेटा, लीनियर। ये जो इसका वेरिएशन हो रहा है वो इस तरह से वेरिएशन हो रहा है कि इस पॉइंट का अगर लोकस ड्रॉ किया जाए तो कौन सी लाइन आ रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड, जिसको हम लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर बोलने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आपका, लीनियर होता है। ये देखिए क्लियर है। और एट द एंड ये क्या है इसका, न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर क्या है, ये टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर आर द एक्सट्रीम फाइबर्स। तो मैक्सिमम कहाँ पर है, टॉप पर या फिर बॉटम पर। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम कहाँ पर होती है, एक्सट्रीम फाइबर्स पर, और 0 कहाँ पर होती है, न्यूट्रल एक्सिस पर।
आई होप यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। तो बेटा हमने आज नॉर्मल स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।